अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खलत और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वजूद रखता है। हाँ, ये सवाल और है कि कोरोना का जो फैलाव है आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, इस हवाले से बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। खास तौर पर जब हम देखते हैं कि नवंबर अक्टूबर 2020 में जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फाइजर और दूसरी कंपनियां वैक्सीन बना रही थी, जैसे ही वैक्सीन नवंबर 2020 में मार्केट में आई, अमेरिका में फाइजर कंपनी की और एक दूसरी कंपनी की, इसी तरह बर्तानिया में वैक्सीन मार्केट में आई, फिर चाइना और रशिया की और इंडिया की वैक्सीन मार्केट में आई, तो उस वक्त नवंबर दिसंबर 2020 में लोगों ने वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी नहीं ली। उसके दो अवामिल थे। एक वजह तो यह थी कि लोग शायद समझ रहे थे कि अब कोरोना टल गया है, कोरोना दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए हमें वैक्सीन लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। दूसरा यह है कि वैक्सीन के बारे में पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ये वैक्सीन किसी और मकासद के लिए है, ये आबादी को कंट्रोल करने के लिए है, अगर जो वैक्सीन लगाएगा वो शायद बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा गया वैक्सीन के बारे में कि इससे फलां बीमारी लग सकती है, फिर उसकी दवाई आएगी और वही कंपनियां दवाई बना चुकी हैं जिससे वो अरबों खरबों रुपए कमाएगी। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा था, उसकी वजह से वैक्सीन की तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी। साफ जाहिर है कि ये कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके वैक्सीन तैयार कर चुकी थी, इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी वैक्सीन के ऊपर। इसमें शकूक व शुबात मौजूद हैं कि नवंबर दिसंबर में जब वैक्सीन आई तो दुनिया भर में कोरोना की सिचुएशन थी जो वो डाउन हो चुकी थी, कोरोना का ग्राफ गिर चुका था। लेकिन अचानक दिसंबर के आखिर और जनवरी 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया। दुनिया भर में एक नई लहर आई जो कि पाकिस्तान में भी आई, लेकिन इस दूसरी लहर को भी लोगों ने उस तरह से संजीदा नहीं लिया जिस तरह के लेना चाहिए था, या जिस तरह उन्होंने पहली लहर को संजीदा लिया था। लिहाजा मार्च में दुनिया भर में कोरोना की तीसरी जो लहर आई है ना, वो इंतहाई खतरनाक है। और ये कहा भी गया है, आप एक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस वार्निंग में बताया गया है कि शायद दुनिया में कोरोना की चौथी किस्म भी कोई पैदा हो चुकी है और वो चौथी लहर ला सकती है जो कि इंतहाई खतरनाक होगी, जिससे कोरोना डायग्नोज भी नहीं किया जा सकेगा। खास तौर पर ये जो स्वाब टेस्ट है या पीसीआर टेस्ट है, इससे डिटेक्ट भी नहीं होगा और लोग अचानक जो है उससे मरना शुरू हो जाएंगे। बल्कि कहा गया है कि दुनिया के कुछ मुल्कों में ऐसे अमवात हो भी चुकी है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है और मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कोई बायोलॉजिकल खेल हो आलमी ताकतों का, या ये फिर दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कोई स्टंट भी हो सकता है अपना बिजनेस बढ़ाने और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने के हवाले से। बहरहाल जो भी है, लेकिन इसकी जद में इंसान आ रहे हैं। हमारे इंतहाई करीबी साथी जो कि ठीक ठाक थे, जिनको कोई बीमारी नहीं थी, उनको कोरोना हुआ, हमारी आंखों के सामने वो दुनिया से चले गए। मैं इस बात का गवाह हूं और आप भी कई लोगों को जानते होंगे, आपके कई रिश्तेदार भी ऐसे होंगे जिनको कोरोना हुआ और वो दुनिया से चल बसे। असल मसला यह है कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए कोरोना एसओपीज पर अमल करना जरूरी है, जिसमें मास्क पहनकर निकलें और सैनिटाइजर का यूज करें, हाथों को डेटॉल साबुन से या लाइफबॉय साबुन से धोएं, क्योंकि यह खतरा सर पर मंडरा रहा है कि कहीं पाकिस्तान में इंडिया जैसी सूरत हाल पैदा हो गई तो पाकिस्तान में वो सहूलियात सेहत की मौजूद नहीं है जो इंडिया में मौजूद थी। लेकिन इंडिया मुकाबला नहीं कर पाया है और लोग वहां पर तड़प तड़प पर मर रहे हैं। वहां पर शमशान घाट में 24 घंटे लाशों को जलाया जा रहा है और लाशें इतनी हैं कि जलाने वाले कम हैं, वहां लकड़ी खत्म होने का भी खदशा पैदा हो गया है। लिहाजा यहां पर भी कब्रिस्तान भर सकते हैं, इसलिए हमें एहतियात करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको कोरोना के हवाले से थोड़ा सा आगाही ये देना चाहूंगा कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की और दूसरे बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों की जो रिसर्च को पिछले दिनों स्टडी किया है, उसमें यही पता चलता है कि कोरोना का एक ही फंक्शन है और जिस्म के जिस हिस्से में कोरोना पहुंच जाता है, फर्ज करें फेफड़ों में, फेफड़ों का जो ऑक्सीजन का कहा जाता है ना, ऑक्सीजन क्यों लगाई जाती है वो मैं आपको जरा बताना चाहता हूं। ऑक्सीजन इसलिए लगाई जाती है कि जब फेफड़ों में कोरोना का वायरस चला जाता है, पहले पहले उसकी मिकदार थोड़ी होती है, दर्जनों वायरस होते हैं या मैक्सिमम 100 होगा, 50 होगा, 150 होगा। लेकिन होता यह है कि ये 4-5 दिनों में या एक हफ्ता भी कभी कभी लेता है, ये अचानक एकदम मल्टीप्लाई होता है। 24 घंटे में यह मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर उसकी तादाद दर्जनों में या सैकड़ों में होती है तो यह हजारों और लाखों की तादाद में एकदम बढ़ जाता है। जब यह अचानक मल्टीप्लाई होता है तो ये जो फेफड़ों के अंदर खून की बारीक रगें हैं,
उनके अंदर खून को जमा देता है। जब फेफड़ों में खून की बारीक रगें जम जाती है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन खून में शामिल नहीं हो सकती है। फेफड़ों में हम जो ऑक्सीजन खींचते हैं नाक से, ये खून के अंदर शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि फेफड़ों के अंदर मौजूद जो रगें हैं उनमें खून जम चुका होता है, वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जिस्म के दूसरे हिस्से में खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बंदे को सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और या तो हिचकी शुरू हो जाती है या फिर एकदम दमा होने लगता है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन लगाई जाती है और जब ये अगली स्टेज पर पहुंचता है तो फिर बंदा वेंटिलेटर पर चला जाता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अगर कोरोना वायरस दिमाग के अंदर चला जाता है तो वहां पर दिमाग में खून को जमा देता है, जिसकी वजह से दिमाग काम करना छोड़ जाता है। अगर ये दिल के अंदर चला जाए या दिल के दीवारों के ऊपर जम जाए तो फिर ये दिल के अंदर खून को जमा देता है, क्रैक्स पैदा हो जाते हैं और दिल धड़कना बंद हो जाता है। कहते हैं कि कोरोना ने हार्ट अटैक किया है। कोरोना ने हार्ट अटैक डायरेक्टली नहीं किया, इस तरह इनडायरेक्ट हार्ट अटैक करता है कि क्योंकि जब खून जम जाता है दिल के अंदर तो फिर दिल धड़कना बंद कर देता है और हार्ट अटैक हो जाता है। अगर यही कोरोना वायरस गुर्दों के अंदर चला जाता है तो गुर्दे फेल इस वजह से होते हैं कि गुर्दों के अंदर भी बारीक रगें होती हैं, गुर्दों की दीवारों में बारीक रगें होती हैं जिनमें खून दौड़ता रहता है, और वो खून जब जम जाता है तो फिर गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं और इस तरह गुर्दे फेल हो जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि कोरोना वायरस बड़ी तादाद में जिस भी बॉडी पार्ट में जाता है वहां पर खून को जमा देता है और खून जमने की वजह से इंसान की मौत वाकई होती है। तो इसमें मेरे एक अमेरिका में डॉक्टर हैं जो कि कोरोना स्पेशलिस्ट हैं, और मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है, लेकिन वो बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे चुके हैं अमेरिका में कोरोना के दौरान। उनकी ये एडवाइस है जो कि मैंने अपने घर में भी यूज की है, क्योंकि मेरी वालदा और घर के दूसरे अफराद को भी कोरोना हुआ तो मैंने वो मेडिसिन यूज की, जिनमें एक मेडिसिन यह है कि जो खून पतला करने वाली दवाई होती है, वो चाहे गोली की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। बल्कि उन डॉक्टर साहब का और मेरी भी रिकमेंडेशन है आपको कि हर आदमी इस कोरोना की वबा के दौरान खून पतला करने वाली गोली, आमतौर पर जो कि लोप्रिन आम मेडिकल स्टोरों में मिल जाती है, डेस्प्रिन भी खून पतला करती है, एस्प्रिन या पैरासिटामोल भी खून पतला करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुअस्सर है वो लोप्रिन है, क्योंकि ये डॉक्टर कहते हैं कि ये एक सेफ है और इसका कोई रिएक्शन या इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हर आदमी को लोप्रिन की एक टेबलेट डेली खा लेनी चाहिए या एक दिन छोड़कर खा लेनी चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी को कोरोना वायरस होता है, उसकी अलामात ज़ाहिर होती है, तो पैनाडोल वगैरह जो बाकी इलाज हैं डॉक्टर जो बताएंगे वो तो आप लाजमी करें, लेकिन उसके साथ साथ असल इशू ये है कि इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है और कोरोना हावी इसी वजह से होता है। लिहाजा जब कोरोना की अलामात हों तो मेरा ये तजर्बा है, मैंने अपनी वालदा को खिलाया, इसके अलावा मैंने अपने घर के दीगर अफराद जिनको कोरोना हुआ था उनको भी खिलाया, और हत्ता कि मैंने खुद भी खा लिया था एक कैप्सूल, क्योंकि उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो वो विटामिन डी सप्लीमेंट है, और आम तौर पर जो विटामिन डी सप्लीमेंट बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा मुअस्सर है वो सन डी कहलाता है। वो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। आप ये एक कैप्सूल खा लें और अगर जरूरत महसूस हो तो हफ्ते के बाद खाएं। हफ्ते का वक्फा देना जरूरी होता है इसमें। और हाँ, ये है कि अगर आप गुर्दों के मरीज हैं तो फिर आप विटामिन डी कैप्सूल डॉक्टर के मशवरे से खाएं, वैसे ना खाएं। अगर आपको गुर्दों का मसला नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये आपके लिए किसी तरह भी नुकसानदेह साबित नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए जो खतरा मुंडला रहा है वो सबसे बड़ा यही है कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस इतना फैल गया कि इंडिया जैसी सूरत हाल पैदा हो गई तो हमारे पास इतने ऑक्सीजन का स्टॉक भी नहीं है हमारे पाकिस्तान में, और ना ही इतने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। लिहाजा आपको एहतियात भी करनी चाहिए और इलाज भी बर वक्त करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि वेंटिलेटर पर वही लोग जाते हैं जो कि कोरोना उनको हो जाता है लेकिन टेस्ट भी नहीं कराते और फिर इलाज भी नहीं करवाते हैं। एक दिन अचानक वो गिर जाते हैं, उनको सांस का मसला होता है और ऑक्सीजन लगाने से भी काम नहीं पड़ता, एकदम उनको वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है जहां पर चांसेस 50-50 होते हैं बचने के। लिहाजा आपको बराए मेहरबानी ये सोचना चाहिए, ये आपके लिए एक मशवरा है, आगाही है, और इसके ऊपर हर आदमी को अमल करना चाहिए, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि हम सबको
खुद ही अपने बचाव की फिक्र करनी होगी। हुकूमत हमारे पास आए ना आए, हुकूमत कितना आ सकती है, हुकूमत के पास कितने वसाइल हैं, ये कतई नजर इन बातों के कि जिंदगी तो हमारी अपनी है।